चलो जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो इटालियन यूनिफिकेशन के ऊपर है। कल हमने जर्मन यूनिफिकेशन को जरा देखा था, सोचा था आज इटालियन यूनिफिकेशन को जरा देखेंगे। इटालियन यूनिफिकेशन जो है, ये जो दोनों यूनिफिकेशन है बेसिकली ये नतीजा है यूरोपियन सॉइल के ऊपर नेशनलिज्म की बेस का। यानी वो जो नेशनलिज्म राइज हो रही है उसकी जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यूनिफिकेशन की फॉर्म में नजर आती है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि इटालियन जो यूनिफिकेशन है प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमने देखा कि जर्मन यूनिफिकेशन और ये किस तरह डेवलप हुई और किस तरह जो है वो डिफरेंट लीडर्स ने अपना मेनली उसमें इसको लेकर चले। लेकिन इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। इसमें यूनिफिकेशन के अंदर एक तो एक पर्सनालिटी नहीं है, दूसरा इसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म के अंदर स्ट्रगल है यूनिफिकेशन के लिए। यानी सब ने एक ही तरह की स्ट्रगल नहीं की, हर किसी ने डिफरेंट फॉर्म के अंदर स्ट्रगल की और इंडिपेंडेंटली स्ट्रगल की है। यानी वो कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे के साथ। जिसमें बिस्मार्क एक मैंडेट लेके बैठा था वैसे नहीं थे, बल्कि वो सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनके इरा भी डिफरेंट। तो बेसिकली ये जो है ना यूनिकनेस है इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर। अब पहले तो उसको हम ये देखते हैं कि जब सेटलमेंट हुई 1815 की, उस 1815 की सेटलमेंट के अंदर जो इटली था उसकी डिवीजन कैसे हुई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से फिर फर्दर सारा सिस्टम चलेगा। इटली की डिवीजन कुछ ऐसे हुई थी कि जो उसका मेजर पार्ट था वो चला गया था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर यानी मैट्रोनिक के पास। कुछ उसकी जो स्टेट्स थी पैपल्स और रोम वो पोप के पास थी। बाकी जो नेपल्स और सिसिली हैं वो जो है अलग थी। इसी तरह पेडमाउंट जो है, किंगडम ऑफ पेडमाउंट, वो अलग था। ठीक है, यानी कि ये हमें इस तरह डिवाइडेड नजर आता है। इसके बारे में मैट्रोनिक ने यही कहा था कि इटली इज जस्ट एन ज्योग्राफिकल मेयर ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। सो हमें नजर आता है कि ये इस तरह से डिवाइडेड था और बाकी जो हिस्सा था लंबार्डी वेनेशिया वो ऑस्ट्रिया के पास था। इसी तरह हुसैनी मोडेना परमा ये भी ऑस्ट्रिया हंगरी के पास था। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर खास तौर पर जब हम ये पढ़ रहे थे कंसर्ट ऑफ यूरोप, उसके अंदर हमने जो कंसर्ट ऑफ यूरोप पढ़ी थी उसके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन देखा था। मेरा जो लेक्चर है कांग्रेस ऑफ वियना का, उसके अंदर हमने एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन को समझने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर फिर ग्रेट ब्रिटेन जो है ना वो प्रोटेस्ट भी करता है और फिर विड्रॉ कर लेता है कंसर्ट ऑफ यूरोप से। उसके अंदर क्या था कि अगर कहीं से रेवोल्यूशन उठेगी तो वो रेवोल्यूशन को कटेल कर दिया जाएगा। ये मैट्रोनिक के नजदीक है, मैट्रोनिक के जो पॉइंट ऑफ व्यू था। और आप जानते हैं कि 1815 से 1848 तक जो ज्यादातर यूरोपियन सॉइल पर पॉइंट ऑफ व्यू चलता रहा वो मैट्रोनिच का ही चलता रहा, उसको मैट्रोनिच सिस्टम ही इसीलिए कहते हैं। तो मैट्रोनिच ने जो है वो
उस टाइम पर कुछ मूवमेंट्स उठी थी नेपल्स के अंदर, जैसे कि मूवमेंट है 1820 की, इसी तरह रेडमाउंट के अंदर है 1821 के अंदर। ये दोनों मूवमेंट्स को मैट्रोनिच ने कर्टेल किया था, और ये मूवमेंट इटली की नेशनलिज्म के लिए उठ रही थी, यानी ये एक काइंड ऑफ नेशनलिस्टिक और रिबेलियन मूवमेंट थी अगेंस्ट द फॉरेन रूल ऑफ, यानी कि ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। अब ये कर्टेल तो कर दी, लेकिन इसने एक बेस जरूर रख दी इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। इसी तरह कुछ सोसाइटीज थी, सीक्रेट सोसाइटीज थी, जैसे कि कार्बोनेरी, CARBONARI, कार्बोनेरी, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और जो मेजर 3 पीपल थे जिन्होंने मेन रोल अदा किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर, उसमें सबसे नंबर 1 है आपका मैट्जोनी, कैवर और गिरबाल्डी। 3 पीपल हैं जिन्होंने डिफरेंट फॉर्म के अंदर अपना रोल प्ले किया। अच्छा, इसी तरह इवन के जब 1830 के अंदर जो जुलाई रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो फ्रांस के अंदर आई थी, जिसके अंदर जो 1815 के तहत किंग को बिठाया गया था, बुर्बन्स का जो किंग था वापस रीस्टोर किया गया था आफ्टर 1815 कांग्रेस ऑफ वियना के अंदर। फ्रांस के अंदर जो बुर्बन्स फैमिली से था, लुई द 18, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन आई थी, जुलाई रेवोल्यूशन 1830 के अंदर, यानी 15 साल बाद। उसके बाद चार्ल्स 10 किंग बन गया था, जो कि एक बॉर्जोइस था, उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की काफी फ्रांस के बाद। तो उस जुलाई रेवोल्यूशन का भी काफी इम्पैक्ट रहा इटली के ऊपर, लेकिन वो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं चली उसकी वजह से, यानी उससे इंस्पिरेशन को बहुत ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा अगर एक और एंगल से देखें, बिफोर दिस कांग्रेस ऑफ वियना इवन की जो नेपोलियन है, उसका बड़ा रोल है इटली के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी को जनरेट करने में। क्योंकि नेपोलियन के टाइम पर जब इटली को फतह किया गया था और इटली के एरियाज को, तो उसने उनको एक काइंड ऑफ यूनिफाइड करके अपने एक भाई के अंडर कर दिया था। तो वो एक यूनिफिकेशन की सेंस बन रही थी वहां से। और इससे पहले अगर हम जाएं, जब हम सिटी स्टेट्स को देखते हैं इटली की इनलाइटनमेंट के टाइम पर, तो इटली वाज बेसिकली द जो जहां से ये सारी गेम चलती है, रेनेसेंस की, आर्ट्स की, पेंटिंग्स की, और ये जितने भी एक्सप्लोरर बड़े बड़े हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सारे कौन है? ये इटालियन है। ठीक है, पेंटर्स बड़े बड़े, लियोनार्डो डी विंची जैसे, मैकेलेंगो है जैसे, ये सारे कौन लोग हैं? इटालियन। तो इटालियन का पहले बहुत अच्छा दौर रहा था, फिर दरम्यान में कुछ स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जब फ्रांस और यहाँ पर रेवोल्यूशन और इस तरह मैट्रोनिक का सिस्टम चला, तो ये जरा वीक हो गया। तो ये अब दोबारा अपनी ग्लोरी को रिगेन करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे अपनी यूनिफिकेशन। ठीक, अब बारी बारी रोल पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मैट्सुनी का रोल। आई होप कि मैट्सुनी का भी इसमें चले, मैट्सुनी को हम इससे सेपरेटली देखते हैं। मैट्सुनी का रोल देखते हैं। मैट्सुनी बेसिकली एक प्रोफेसर था एनाटॉमी का जिनोवा के अंदर, जो कि पिएडमोंट के अंडर थे, किंगडम ऑफ। वो शुरू से ही नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स जो है उससे बड़ा इंस्पायर्ड था, और उसने जो सीक्रेट सोसाइटी मैंने अभी बताई कार्बोनेरी, उसके अंदर भी उसने अपना रोल प्ले किया, लेकिन अरेस्ट हो गया था
उस वजह से फिर उसने, और वो सीक्रेट सोसाइटी भी बैन कर दी गई, लेकिन उसने फिर दोबारा से उन्हीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज को लेकर एक नई सोसाइटी बनाई यंग इटली के नाम से, जिसके मोटो और जिसके आइडियाज यही थे, गॉड एंड पीपल इटली, इंडिपेंडेंट फ्री रिपब्लिकन इटली। इसी तरह उसका मानना था मैट्सनी का, यूथ को मेन रोल अदा करना चाहिए, प्लेस यूथ एट द हेड ऑफ इंसर्जेंट, यू नॉट नो हिडन पावर ऑफ यूथ। इसके अलावा उसकी कुछ ऐसी डिबेट्स स्पीच हैं जिसके अंदर वो बताता है कि इटालियन पीपल को रिमाइंड करवाता है, he reminded the Italian that they had no citizenship, no country, no national flag. Cries of young Italy were gone. We got peace के उस पर है ना प्रोग्रेस। इसने जो मेथड अपनाया मैट्सनी ने, बेसिकली जाहिर है प्रोफेसर था, तो ज्यादातर एजुकेशन, प्रोपेगेंडा, और आखिर में फिर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में रिवोल्ट, रेवोल्यूशनरी और सीक्रेट सोसाइटीज। इसने सेंस ऑफ सिक्योर सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट दिया, और उस वक्त यूनिफिकेशन की बात की जब कोई ये सोच भी नहीं सकता था, यानी कि मैट्रोनिच के टाइम पीरियड के अंदर। जब मैट्रोनिच गया तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा यूनिफिकेशन की तरफ जाने में, कि मैट्रोनिच ने बहुत ज्यादा होल्ड किया हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के थ्रू अपने इटली के ऊपर, लोम्बार्डी, वेनेशिया, मोर्डानी, टुस्कैनी और मोडाना, टुस्कैनी और पर्मा, ये सारे रीजन। और इवन के जो बाकी इलाके भी है उसमें भी कभी रेवोल्यूशन आती थी, जैसे कि नेपल्स में 1820 या पेडमाउंट में 1821, मैंने अभी बताया, तो उनको भी कटेल करता था। ना सिर्फ इलाके कंट्रोल किए हुए थे, बाकी जो इलाके इंडिपेंडेंट भी थे या उसकी कंट्रोल में नहीं थे, उनके ऊपर भी उसने ये लगाया हुआ था कि वहां भी रेवोल्यूशन कहीं आ ना जाए। मैट्रोनिच के जाने के बाद जरा सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो नेपल्स इसके जाने के बाद, मैट्रोनिच के जाने के बाद, जिनको लगा कि अब जरा सिस्टम बेहतर है, इसको जरा देखते हैं। तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि ये सिस्टम जो है वो 1848 के बाद मैट्रोनिच का कंट्रोल जब लूज हुआ, तो इटालियन हमें नेशनलिज्म थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। सॉरी, जस्ट तो उन्होंने जो है फॉरन आफ्टर द ये जो नजर आता है 48 के बाद, उन्होंने सोचा कि अब तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर मेरा कमजोर हो गया, तो क्यों ना जो है वो नेशनलिज्म किया करके डिमांड करें हम मोर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह नेपल्स और सिसिली के अंदर
थोड़ा सा हमें नजर आता है ये वाला सिस्टम वेव चलने का, नेशनलिज्म का आफ्टर द मैट्रोनिटी। इस मूवमेंट के बाद सिसिली को कुछ राइट्स मिले और नेपल्स को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मिला। जब ये दो हुआ तो पेडमाउंट ने भी कहा कि मे भी ये राइट है, और इसी तरह पेडमाउंट और पैपल्स को भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें नजर आता है मिलते हुए। और जैसे ही ये न्यूज भी आई कि मैट्रोनिच जो है वो भाग गया है वहां से, ऑस्ट्रिया से, तो फिर जो बाकी इसके मेन इलाके थे ऑस्ट्रिया के, जैसे कि लंबार्डी, वेनेशिया, उसके अंदर भी फिर रिवोल्ट स्टार्ट हुए टू एंड द फॉरेन रूल, ऑस्ट्रियन डोमिनेशन। लेकिन खैर डिफीट हुई इनको, इटालियन को, यानी वो आजाद नहीं करवा सके। ठीक, और उसकी वजह ये थी कि स्टिल ये अभी यूनिफाइड नहीं हुए थे। कुछ इलाकों में लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन जो बाकी इलाके थे ऑस्ट्रिया के अंदर, स्टिल ऑस्ट्रिया का होल्ड था वहां पर लोकल पीपल के अंदर। और इटली के अंदर भी काफी ज्यादा अभी प्रोविंशियलिज्म थी, अभी वो यूनिफाइड फॉर्म के अंदर नहीं सोच रहे थे, एक नेशन के फॉर्म में। और इसी तरह आउटसाइड कोई हेल्प भी नहीं मिली उनको, अकेले ही लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बहुत बड़ा था, तो इसलिए भी हमें नजर आता है कि उस वक्त ज्यादा कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट बॉय आता है कैवर, आपकी स्क्रीन के सामने। कैवर ने काफी रोल प्ले किया इसके अंदर, और कैवर बॉय जो है बेसिकली एक पॉलिटिशियन था, और उसने, उसकी जो पॉलिसी है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिसी है कि उसने इटली को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया थ्रू फ्री ट्रेड, रेलवे कंस्ट्रक्शन, कनेक्ट किया, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट की, यानी इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया सबसे पहले। दूसरा काम किया उसने, इसको कनेक्ट कर दिया विद द रेस्ट ऑफ यूरोप। थर्ड, ताकि उससे आइडियाज आपस में एक दूसरे के साथ मिले। और तीसरा, उसके कुछ विजिट्स से टूवर्ड्स फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, वहां जाकर उसने स्टडी किया कि किस तरह स्टेट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के एक नेशन के तौर पर एक्ट करती हैं। वही चीज वो फिर यहाँ पर लेकर आया, और उसने आकर सबसे पहले तो अलायंस क्रिएट किया विद फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन, कि फ्यूचर में अगर कोई वॉर होती है तो हमें उसके खिलाफ जो है करना। तो ये इसका इसका वे ये था कैवर का। इसने बड़ा जो है वो कैलकुलेटेड वे से प्रोशिया, जो कल हमने पढ़ा था जर्मन यूनिफिकेशन के अंदर, प्रोशिया और ऑस्ट्रिया की वॉर के अंदर प्रोशिया का साथ दिया, और इस तरह ऑस्ट्रिया से कुछ हिस्से छुड़वा लिए, कल जो हमने देखा। इसी तरह प्रोशिया और फ्रांस की वॉर के अंदर भी प्रोशिया का साथ दिया, और फ्रांस ने कुछ हिस्से रखे हुए थे अपने पास, इनके पास थे, कब्जा किया हुआ था इटली के कुछ लैंड पे, तो वो भी इस तरह छुड़वा लिए। यानी ये एक कैलकुलेटेड, इसलिए इसको कनिंग ट्रेड्स प्लान, इस तरह उसने इसको सिस्टम को चलाया। इसके अलावा और हम इटालियन यूनिफिकेशन के अंदर देखें कि इटली ने कुछ हिस्सा अभी रहता था बिफोर, जब प्रोशिया ने वो वार की, तो कुछ हिस्सा रहता था ऑस्ट्रिया के बाद। तो नेपोलियन थ्री उस वक्त फ्रांस के अंदर था, तो इटली ने नेपोलियन को कहा, नेपोलियन थ्री को कि क्यों ना हम जो है ना वो मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ें, और बदले में जो है ना आप नीस और सैवी ले लेना मुझसे। और इलाके थे ये लोग, आज नीस जो है फ्रांस का इलाका ही है, तो बाकी जो है ना बाकी जो मेरे इलाके होंगे मैं ऑस्ट्रिया से छुड़वा। बीच वॉर के अंदर नेपोलियन ने विड्रॉ कर लिया, जो कल हम पढ़ रहे थे कि वाई
इटली सपोर्टेड क्रोएशिया अगेंस्ट द फ्रांस। ये रीजन थी कि इटली और नेपोलियन ने इकट्ठे एक एग्रीमेंट किया कि हम ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ेंगे, और दरमियान वॉर के बीच के अंदर जो है ना वो विड्रॉ कर गया और ऑस्ट्रिया के साथ आर्मिस्टिस कर लिया, और अब ऑस्ट्रिया ने एक हिस्सा जो इटली का था वो फ्रांस को दे दिया। ये इससे जो है ना बड़ी रिसेंटमेंट हुई, और ये फिर ये भी नेशनलिज्म की तरफ लेके जाता है। ठीक, जब ये सारा काम हो गया, यानी कि जब जर्मन यूनिफिकेशन में कंप्लीट, जर्मन यूनिफिकेशन के रिजल्ट के अंदर इटालियन का काफी पार्ट यूनिफाइड हो गया, बिकॉज ऑस्ट्रिया हंगरी और फ्रांस हार गए थे, उन्होंने अपने हिस्से तमाम छोड़ दिए थे, तो वो हमें नॉर्दर्न जो पार्ट है ऑस्ट्रिया का, ओ सॉरी इटालियन का, वो हमें नजर आता है कि यूनिफाइड हो गए। अब उसका रह गया था सिर्फ सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट जो है बेसिकली उसको फिर आपका गरिबाल्डी थ्रू मिलिट्री फोर्स बैटल्स वॉर्स करके उसको यूनिफाइड करेंगे। ठीक है, ये कैवर की पॉलिसीज है जो स्क्रीन के सामने है। किस तरह उसने रीऑर्गेनाइज किया लॉयल्टीज को, नेशनलिस्ट सोसाइटी बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ फर्डमाउंट। कैवर ने फ्रेंच इंटरवेंशन भी चाहिए, लेकिन उसे बीच उसमें वॉर में छोड़ दिया। इसी तरह क्रीमियन वॉर के अंदर इटली ने अलायंस किया ग्रेट ब्रिटेन के साथ। इसी तरह कैवर ने जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस भी बढ़ाई, और इसी तरह इटली की भी हमें इंपॉर्टेंस नजर आती है। आप जानते हैं कि 1815 में इटली की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक काइंड ऑफ कंपैरिजन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ये वो वॉर्स हैं बेसिकली जो इटली जो है वो मुसलसल ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन डिफीट हो रही थी। ये वो ही वॉर है जिसके अंदर नेपोलियन जो है विड्रॉ कर लेता है, आर्मिस्टिस साइन कर लेता है विद ऑस्ट्रिया। वॉर लड़ता है, स्टार्ट करता है इटली के साथ, लेकिन दरमियान में ऑस्ट्रिया के साथ ही आर्मिस्टिस कर लेता है। उस वजह से फिर काफी रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, रिसेंटमेंट स्टार्ट हुई। ये गिरबाल्डी जो है वो इसकी कंपेन। गिरबाल्डी बॉय ने बेसिकली साउथ का जो पार्ट है, सिसिली, नेपल्स, वहां से स्टार्ट किया और खुद को जो है वहां का डिक्टेटर यानी कि किंग डिक्लेयर कर लिया। नेपल्स और सिसिली के किंग को ओवरथ्रो कर दिया। अब नेक्स्ट साउथ को अगर हम इसके मैप को देखें तो इसका मैप हमें नजर आता है कि नेपल्स सिसिली से ऊपर जो है ना वो जाए तो हमें रोम नजर आता है। अब रोम का इलाका जो है वो इंडिपेंडेंट था, उसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता था, बिकॉज रोम की एक जो चर्च की वैल्यू थी पूरे यूरोप के अंदर थी, तो आप इस तरह उसको अटैक नहीं कर सकते। कैवर को जब ये लगा कि गरिबाल्डी जो है वो डिक्टेटर ही ना बन जाए, उसने उसको रोका वहीं पर, जब ये नेपल्स और ये सारी चीजें हो गई थी सिसिली वगैरह नेपल्स की, फौरन रोका। और जो किंग था उस वक्त इटली का, इम्यूनल सेकेंड, उसके अंडर वहां पर प्लेबिसाइड करवा के बाकी इटली के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें नजर आता है गिबाल्डी ने इकट्ठा किया, और गिबाल्डी के साथ आखिर में ये हुआ था, बेसिकली बड़ा लॉयलिस्ट था कि उसने सदर्न पार्ट की जो यूनिफिकेशन इटली उसमें मेन रोल प्ले किया था। और जब सदर्न पार्ट की यूनिफिकेशन हो गई तो फिर जब उनको पता लगा कि अगर को शायद ये डिक्टेटर ना बन जाए, क्योंकि इसने सदर्न पार्ट के किलर ने यूनिफिकेशन किया है, नेपल्स सिसिली और सिस्टम चलाया है, तो उसको कहा कि आप स्टॉप कर दें। वो रुक गया और उसको कहा कि आप जितने भी आपको मिलिट्री टाइटल थे, रिवॉर्ड थे, वो सारी वापसी करें। तो सारे वो वापसी कर दिया और
और उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मैं कोई पोजीशन लेने के लिए यहाँ आया, मैं इटालियन यूनिफिकेशन के लिए था, इटली को एक कंट्री बनाने के लिए, रिपब्लिक बनाने के लिए। सो आई डोंट नीड एनीथिंग। तो उसने जो है वो बाकी जिंदगी एक छोटे से अपने इलाके में वापसी चला गया और वहां जाके, तो इस तरह से हमें नजर आता है। फिर लास्ट में रोम के अंदर भी फिर जो है वो प्लेबिसाइड हुआ फाइनली, ये सारे। तो इस तरह से हमें नजर आता है कि यूनिफिकेशन होती है इसकी इटली। तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या होता रहा, सदर्न नॉर्दर्न पार्ट जो है किस तरह से थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड किया वहां से। अब इटली जो है वो कोई मतलब शुरू में वो मैंने बताया कि रेनेसेंस की बेस, एनलाइटमेंट की बेस, आर्ट्स, पीस, कल्चर, ये सारे सिटी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट थे इटालियन के। बाद में फिर ये किस तरह से रेवोल्यूशन और यूरोपियन पॉलिटिक्स की नजर हुआ, और बाद में दोबारा से इसने अपने आप को यूनिफाइड। तो दैट इज आवर टुडेज लेक्चर। ज्यादा बड़ा नहीं था। इसके बाद जो है ना फिर हम मूव होंगे बाल्कन वॉर्स की तरफ, और इसी तरह बाल्कन वॉर्स के बाद हम जाएंगे आपके वर्ल्ड वॉर वन, पीरियड बिटवीन द वॉर, फिर वर्ल्ड वॉर टू, फिर कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के दौरान जो सारा कुछ होता रहा उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सारा आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। और इसके अलावा अगर मजीद कुछ चीज़ समझनी है तो मुझे जो है कमेंट्स में बताएं, ताकि हम उसको मजीद जो है डील कर सके, देख सकें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।